प्रिय छात्रों, मैं आरपी सर राधा रमण क्लासेज प्रयागराज में आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। प्रिय छात्र, आप कैसे हैं? इस समय तो इलाहाबाद में बड़ा ही मौसम खुद सुहाना है। इंद्र भगवान की कृपा बरस रही है और तैयारी का ये अच्छा वातावरण है, क्योंकि मौसम जब ठंड होता है, उमस नहीं रहती है, तो पढ़ने में मन लगता है। मैं सोचता हूँ कि आप लोग एकदम जी जान लगा करके अपने लक्ष्य प्राप्ति का प्रयास कर रहे होंगे। आपके इस प्रयास में मेरे द्वारा महत्वपूर्ण प्रश्नों की जो सूची दे रही है, शायद वह 4 चांद लगा दे। इसी विश्वास के साथ आज पुनः मैं कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के संग्रह के साथ आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूँ। प्रिय छात्रों, आपको एक सूचना दे दूं कि कल सीधे लाइव क्लास पर मैं उपस्थित रहूँगा। क्लास कल 7 बजे शुरू हो जाएगी। आप लोग समय निकालें, आप लोगों के लिए समय काफ़ी मूल्यवान है। फिर भी 30 मिनट 35 मिनट का समय निकालें, अपने मोबाइल को खोलें और राधा रमण क्लासेज सर्च करें और इतिहास संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों की सूची में शरीक हों और प्रश्नों को देखें। आपका सीधे सीधे कमेंट मेरे सामने रहेगा, मैं पढ़ूंगा कमेंट आपका, आपके उत्तर को परखूंगा और फिर आपका जो मैं उत्तर प्रस्तुत करूंगा, उत्तर की पुष्टि करूंगा। तो आइए, आज का पहला प्रश्न क्या है, इसे देखा जाए। प्रिय छात्रों, आज का पहला प्रश्न है, आर्थिक केंद्रीकरण का प्रारंभ किसने किया था? ये प्रश्न कह रहा है कि आर्थिक केंद्रीकरण का प्रारंभ किसने किया था। ऑप्शन ए लॉर्ड रिपन, ऑप्शन बी लॉर्ड मेयो, ऑप्शन सी कॉलिन वुड, ऑप्शन डी लॉर्ड क्लाइव। प्रिय छात्रों, आप अपने उत्तर को कमेंट में लिखेंगे। आप प्रश्न को समझ रहे होंगे। प्रश्न का उत्तर आप देने का प्रयास करें। मैं आपके प्रयास का इंतज़ार कर रहा हूं। तो प्रश्न संख्या एक का सही उत्तर जो है वह बी है, लॉर्ड मेयो। भारत में आर्थिक विकेंद्रीकरण का प्रारंभ लॉर्ड मेयो द्वारा किया गया था और ये बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है परीक्षा के दृष्टिकोण से। इस प्रश्न पर आप अपनी दृष्टि जमाए रखिएगा। आइए, आज के प्रश्न संख्या हम 2 पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 2 कहा है, प्रश्न संख्या 2 है कि किसने कहा था पूर्व एक ऐसा विश्वविद्यालय है जहां विद्यार्थियों को प्रमाण पत्र कभी नहीं मिलता। प्रश्न कह रहा है कि किसने कहा था पूर्व एक ऐसा विश्वविद्यालय है जहां विद्यार्थियों को प्रमाण पत्र कभी नहीं मिला। ऑप्शन ए लॉर्ड लिटन, ऑप्शन बी लॉर्ड मैकाले, ऑप्शन सी लॉर्ड कर्जन, ऑप्शन डी लॉर्ड वेलेस्ली। प्रिय छात्रों, 5 सेकेंड का आपके पास समय है टाइप करने के लिए। टाइप करें इसका सही उत्तर। और प्रश्न संख्या 2 का सही उत्तर है सी, लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन ने कहा था कि पूर्व एक ऐसा विश्वविद्यालय है जहां विद्यार्थियों को प्रमाण पत्र कभी नहीं मिलता। आज का प्रश्न संख्या 3 देखें। प्रश्न संख्या 3 कह रहा है, मंगल पांडे किस रेजिमेंट के जवान थे? ये मंगल पांडे बलिया के रहने वाले थे और अंग्रेजों के विरुद्ध क्रांति की बिगुल फूंकने वाले ये पहले विद्वान थे। इन्होंने बंगाल में जो है क्रांति का बिगुल फूंका था। बैरकपुर छावनी में ये रहते थे। प्रश्न यह है कि ये किस NI के जो है जवान थे। ऑप्शन ए 34वीं NI, 36वीं NI,
35वीं NI, 38वीं NI। NI का मतलब नेटिव रेजिमेंट आई। तो मंगल पांडे किस रेजिमेंट से संबंधित थे? आपका सही उत्तर आप बताएं, आप लिखें, और इसका सही उत्तर जो है वह ए है। इस तरह के प्रश्न कई बार पूछे गए हैं। प्रश्न संख्या 3 का सही उत्तर जो है ए है। मंगल पांडे 34वीं NI के जो है वह नेटिव इन्फेंट्री होती है, नेटिव देसी रेजिमेंट इसका हिंदी होता है। 34वीं रेजिमेंट के जो है ये जवान थे। प्रिय छात्रों, आज का प्रश्न संख्या 4। प्रश्न संख्या 4 कह रहा है बेल्लोर में विद्रोह कब हुआ था? बेल्लोर विद्रोह का समय पूछा गया है। ऑप्शन ए 1870, ऑप्शन बी 1806, ऑप्शन सी 1825, ऑप्शन डी 1872। इसका उत्तर आप कमेंट में लिखें, और इस प्रश्न का सही उत्तर है बी। बेल्लोर का विद्रोह 1806 में जो है वह प्रारंभ हुआ था। ये टीपू के जो वंशज थे उनके द्वारा किया गया विद्रोह था, क्योंकि अंग्रेज़ों ने जब मैसूर को अधिकृत कर लिया, टीपू सुल्तान युद्ध में लड़ता हुआ वीर गति को प्राप्त हो गया, तो उसके परिवार के लोगों को बेल्लोर में जो है वह कैद कर दिया गया था, रख दिया गया था, और उन्हीं के लोगों द्वारा यहाँ पर विद्रोह किया गया था। प्रिय छात्रों, आज का प्रश्न संख्या 5। प्रश्न संख्या 5 कह रहा है कि सती प्रथा विरोधी आंदोलन का किसने विरोध किया था? प्रश्न कह रहा है कि जो भारत में राजा राम मोहन राय के नेतृत्व में सती प्रथा विरोधी आंदोलन संगठित किया गया था, उसका विरोध किसने किया था? ऑप्शन ए राम मनोहर राय, ऑप्शन बी प्रशांत ठाकुर, ऑप्शन सी बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन डी राधाकांत देव। तो प्रिय छात्रों, ये प्रश्न संख्या 5 का सही उत्तर डी है, राधाकांत देव। राजा राम मोहन राय द्वारा जो सती प्रथा विरोधी आंदोलन संगठित किया गया था, उसका विरोध राधाकांत देव द्वारा किया गया था। आज का प्रश्न संख्या 6, ये बड़ा अच्छा प्रश्न है। अनहैप्पी इंडिया किसकी रचना है? ये अनहैप्पी इंडिया किसकी रचना है? ऑप्शन ए अरविंद घोष, ऑप्शन बी बिपिन चंद्र पाल, ऑप्शन सी लाला लाजपत राय, ऑप्शन डी दादा भाई नौरोजी। तो प्रश्न संख्या 6 का आप सही उत्तर दे। कौन सा इसका सही उत्तर है? अनहैप्पी इंडिया को किसने लिखा था? क्या अरविंद घोष लिखे थे, बिपिन चंद्र पाल लिखे थे, लाला लाजपत राय लिखे थे, दादा भाई नौरोजी लिखे थे? तो इसका सही उत्तर है डी। सॉरी बेटा, ये थोड़ा सा गलत टिक हो गया, इसको काट दें। इसका सही उत्तर सी है। ये अनहैप्पी इंडिया जो है लाला लाजपत राय की रचना है, उन्होंने इसको जो है लिखा था। दादा भाई नौरोजी का ग्रंथ आप लोग जानते हैं कि पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ये दादा भाई नौरोजी का ग्रंथ है। और अरविंद घोष का सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ डिवाइन इंडिया इनका महत्वपूर्ण ग्रंथ अरविंद घोष जी का। ये प्रश्न पूछा गया है, तो ये प्रश्न गलत हो गया यहाँ पर, इसको बी जो है सही आप मान लीजिए, बी सही है इसका, लाला लाजपत राय। प्रश्न संख्या 6 के बाद प्रश्न संख्या 7 देखा जाए। प्रश्न संख्या 7 कह रहा है कि 1906 में गठित अरुंडेल कमेटी का संबंध था। ये अरुंडेल कमेटी थी, 1906 में इसका गठन किया गया था। इसके अध्यक्ष जॉर्ज अरुंडेल साहब थे, इसीलिए इसका नाम अरुंडेल कमेटी पड़ा था। इस कमेटी का संबंध किससे था? ऑप्शन ए शिक्षा सुधार से, ऑप्शन बी पुलिस सुधार से, ऑप्शन सी न्यायिक सुधार से, ऑप्शन डी राजनीतिक सुधार से। तो प्रिय छात्रों, ये 1906 में जॉर्ज अरुंडेल की अध्यक्षता में गठित अरुंडेल कमेटी का जो संबंध था, मैं समझ रहा हूँ इसका उत्तर आप लोग दे दिए होंगे।
तो यह जो है इस कमेटी का संबंध राजनीतिक सुधार से था। प्रिय छात्रों, प्रश्न संख्या 8 पर चर्चा किया जाए। आज का प्रश्न संख्या 8, ये नामधारी सिखों के गुरु थे। क्योंकि गुरु गोविंद सिंह, अर्जुन सिंह, तेजा सिंह जो पंजाब में ये सिख गुरु थे, तो उन्हीं के बीच से एक नामधारी सिखों का जो है संप्रदाय बना था। प्रश्न पूछा है कि नामधारी सिखों के गुरु कौन थे? गोविंद सिंह, राम सिंह, अर्जुन सिंह, तेजा सिंह। तो प्रिय छात्रों, ये प्रश्न संख्या 8 का जो सही उत्तर है राम सिंह। नामधारी सिखों के गुरु जो है वो राम सिंह को माना गया है। प्रिय छात्रों, आज का प्रश्न संख्या 9 देखते हैं हम लोग। प्रश्न संख्या 9 कह रहा है कि नासिक षड्यंत्र केस में किस एक को मृत्यु दंड की सजा नहीं दी गई थी? नासिक षड्यंत्र केस में किस एक को मृत्यु दंड की सजा नहीं दी गई थी? ऑप्शन ए अनंत लक्ष्मण कन्हारे, ऑप्शन बी विनायक राव देशपांडे, ऑप्शन सी कृष्णा पंत कर्वे और ऑप्शन डी मनमथ विश्वास। तो प्रिय छात्रों, ये नासिक षड्यंत्र केस जो नासिक के मजिस्ट्रेट जैक्सन की हत्या में पकड़े गए भारतीय क्रांतिकारियों पर चलाया गया था। इस नासिक षड्यंत्र केस में अनंत लक्ष्मण कन्हारे, विनायक राव देशपांडे, कृष्णकांत कर्वे और मनमथ विश्वास, इनमें से किसको मृत्युदंड की फांसी नहीं दी गई थी? तो प्रिय छात्रों, ये मनमथ विश्वास जो हैं, मनमथ विश्वास को नासिक षड्यंत्र केस में फांसी नहीं दी गई थी, मृत्युदंड नहीं दिया गया था, क्योंकि मनमथ विश्वास का संबंध जो है वो दिल्ली षड्यंत्र केस से था, ये नासिक षड्यंत्र केस में नहीं थे। तो प्रश्न संख्या 9 का सही उत्तर डी है। प्रिय छात्रों, आज का प्रश्न संख्या 10, प्रश्न संख्या 10 कह रहा है कि अस्वाब ए बगावत हिंद के लेखक कौन है? अस्वाब ए बगावत हिंद, अस्वाब ये द हो गया, ब है, अस्वाब ए बगावत हिंद के लेखक कौन है? ऑप्शन ए सिकंदर हयात, ऑप्शन बी फजलुल हक, ऑप्शन सी सैयद अहमद खान और ऑप्शन डी तैयब मेहता। तो ये जो है प्रश्न संख्या 10, अस्वाब ए बगावत हिंद, 1857 के विद्रोह से संबंधित ग्रंथ है और इसके लेखक जो हैं वो सर सैयद अहमद खान हैं। प्रिय छात्रों, आप सब इस बात से भली बात अवगत है कि 1857 के विद्रोह के संबंध में लिखने वाले प्रथम भारतीय सर सैयद अहमद खान थे और 1857 के विद्रोह के संबंध में लिखने वाले दूसरे भारतीय तथा प्रथम हिंदू बी.डी. सावरकर साहब थे। बी.डी. सावरकर जी ने 1857 के विद्रोह को भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा था। सर सैयद अहमद खान ने 1857 के विद्रोह को सैनिक विद्रोह कहा था। तो ये सैनिक विद्रोह कह करके जो है संबोधित किया था। 1857 के विद्रोह को अन्य विभिन्न नामों से भी जाना गया, जैसे डिजरेली नामक अंग्रेज ने इसको राष्ट्रीय विद्रोह कहा था, पूरनचंद जोशी ने इसको राष्ट्रीय विद्रोह कहा था, अशोक मेहता ने इसको राष्ट्रीय विद्रोह कहा था, अधिकांश अंग्रेजों ने इसको सैनिक विद्रोह कहा था। तो इस तरह से इसको विभिन्न नामों से जाना गया। पूरनचंद जोशी, अशोक मेहता वाला प्रश्न यह बहुत बार पूछा गया है, इसमें से कौन राष्ट्रीय विद्रोह कहा है? तो इन प्रश्नों पर भी आप दिमाग में रखिएगा। प्रश्न संख्या आज का 11, मैक्स मूलर ने ऋग्वेद का अनुवाद किस भाषा में किया है? प्रश्न संख्या 11 कह रहा है कि मैक्स मूलर जी ने ऋग्वेद का अनुवाद किस भाषा में किया है? ऑप्शन ए अंग्रेजी, ऑप्शन बी फ्रेंच, ऑप्शन सी लैटिन,
ऑप्शन डी ग्रीक। तो मैक्समुलर साहब ने ऋग्वेद का अनुवाद लैटिन भाषा में किया है। प्रश्न संख्या आज का 12 प्रश्न कह रहा है कि आगम साहित्य का संबंध किस धर्म से है। आगम साहित्य का संबंध किस धर्म से है? ऑप्शन ए बौद्ध धर्म, ऑप्शन बी वैष्णव धर्म, ऑप्शन सी जैन धर्म, ऑप्शन डी शाक्त धर्म। प्रिय छात्रों, आगम साहित्य का संबंध जो है ये जैन धर्म से है। ये आगम जो है जैन धर्म का प्राचीनतम धार्मिक ग्रंथ है। इसकी रचना प्राकृत भाषा में हुई है। इसमें 12 अंग, 12 उपांग, 10 प्रकीर्ण, छेद सूत्र जो है सम्मिलित है। इसमें अंग और उपांग 12 है। बार बार पूछा कितने अंग है, कितने उपांग है, तो अंग की संख्या 12 है, उपांग की संख्या 12 है। आज का प्रश्न संख्या 13 देखा जाए। प्रश्न संख्या 13 कह रहा है कि किस विद्वान का मानना है कि आर्य हंगरी के निवासी थे। ये आर्य हंगरी के निवासी थे। इस तरह के भी प्रश्न आपसे पूछे हैं। ऑप्शन ए मैक्समुलर, ऑप्शन बी फेनका, ऑप्शन सी गाइल्स और ऑप्शन डी अविनाश चंद्र। आपको सही उत्तर देना है कि इनमें से किसका मानना है कि आर्य मूलतः हंगरी के निवासी थे। तो प्रिय छात्रों, प्रश्न संख्या 13 का सही उत्तर जो है वह गाइल्स है। गाइल्स का मानना था कि आर्य जो है मूलतः हंगरी के निवासी थे। मैक्समुलर जी का मानना था कि आर्य मूलतः मध्य एशिया के निवासी थे। पेनका नामक विद्वान का मानना था कि आर्य मूलतः जर्मनी के निवासी थे। और अविनाश चंद्र जी का मानना था कि आर्य मूलतः सप्त सिंधु प्रदेश के निवासी थे। ये चारों विद्वानों ने आर्यों का मूल निवास स्थान बताया है। प्रिय छात्रों, एक अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न बाल गंगाधर तिलक का पूछा जाता है। तो बाल गंगाधर तिलक जी ने आर्यों का मूल निवास स्थान उत्तरी ध्रुव बताया है। तो कभी कभी आपका प्रश्न इससे बच्चे पूछे गए हैं, अच्छे प्रश्न आते हैं। प्रिय छात्रों, आज का प्रश्न संख्या 14। प्रश्न संख्या 14 बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है और परीक्षा के दृष्टिकोण से इसको हमने बड़ा सोच करके बनाया है कि किसके अभिलेखों से पता चलता है कि लुम्बिनी बुद्ध का जन्म स्थान था। ये किस वंश के शासकों ने अपने अभिलेख को उत्कीर्ण करवाया और उसमें से किससे पता चला कि लुम्बिनी बुद्ध का जन्म स्थान था। ऑप्शन ए सातवाहनों के, ऑप्शन बी गुप्तों के, ऑप्शन सी मौर्यों के और ऑप्शन डी शुंगों के। तो बेटा इसका सही उत्तर है मौर्य, क्योंकि मौर्य वंशी शासक अशोक के ये लुम्बिनी स्तंभ लेख जो रुमनदेई से प्राप्त हुआ था। तो रुमनदेई अभिलेख से ही पता चलता है कि ये बुद्ध का जन्म स्थान लुम्बिनी था। इस अभिलेख में बुद्ध का जन्म स्थान लुम्बिनी होने के कारण अशोक द्वारा लुम्बिनी के बलि कर को समाप्त कर दिया था और भूराजस्व को 1/4 से घटा करके 1/8 कर दिया था। ये भी प्रश्न आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से बड़े ही महत्वपूर्ण है। 1/4 से घटा करके 1/8 कहाँ का भूराजस्व किया था? तो लुम्बिनी का किया था। और बलिकर मतलब धार्मिक कर को बलिकर कहते हैं। उसको जो है ये अशोक जी ने हटा दिया था। तो कभी कभी पूछता है कि अशोक का कौन सा अभिलेख आर्थिक अभिलेख है। तो रुमनदेई अभिलेख को ही आर्थिक अभिलेख कहा जाता है, क्योंकि इसमें कर का वर्णन किया गया है। प्रिय छात्रों, आइए आज का प्रश्न संख्या 15। प्रश्न संख्या 15 कह रहा है कि सिंधु सभ्यता के किस स्थान से दाढ़ीदार पुरुष की मिट्टी की मूर्ति मिली है? दाढ़ी वाले पुरुष की मूर्ति मिली है। ऑप्शन ए हड़प्पा, ऑप्शन बी कालीबंगा, ऑप्शन सी मोहनजोदड़ो, ऑप्शन डी लोथल। प्रिय छात्रों,
इस प्रश्न का सही उत्तर जो है वो लोथल है। इसे दाढ़ीदार मिट्टी की मूर्ति को गुरिल्ला की मूर्ति कहा गया है। गुरिल्ला की मूर्ति के नाम से इसे जाना जाता है। कभी कभी यह भी पूछता है कि गुरिल्ला की मूर्ति किस स्थान से प्राप्त हुई है, तो उसका उत्तर लोथल है, क्योंकि वही है। लोथल से एक और बड़ा सुंदर प्रश्न बनता है कि सिंधु सभ्यता के किस पुरास्थल से मोहर पर चालाक लोमड़ी का दृश्य अंकन किया गया है, तो इसका उत्तर भी लोथल ही है। प्रिय छात्रों, बतलाने के लिए तो इतिहास में बहुत कुछ हमारे पास है, लेकिन वीडियो लंबी हो जाती है तो शायद आप लोगों को भी उबन होने लगती है, इसलिए सीधे प्रश्नों पर ही हम अपने को फोकस कर रहा हूँ। भविष्य में कभी अगर आवश्यकता हुआ, मार्गदर्शन हुआ, तो आप लोगों का मार्गदर्शन मैं इसी चैनल से करूँगा। इसीलिए आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें और शेयर भी करते रहें, ताकि अन्य लोगों का भी लाभ हो। क्योंकि ये जो हम लोग प्रश्न पढ़ रहे हैं, ये जितने महत्वपूर्ण टीजीटी के लिए, उतने महत्वपूर्ण पीजीटी के लिए भी हैं, और उतने ही महत्वपूर्ण आपका कोई भाई हो, रिश्तेदार हो, कोई आपका परिवार का बच्चा हो, आपके अन्य कोई भी व्यक्ति हो जो आईएएस की तैयारी कर रहा हो, पीसीएस की तैयारी कर रहा हो, एनडीए की तैयारी कर रहा हो, सीडीएस की तैयारी कर रहा हो, सीपीएफ की तैयारी कर रहा हो, या एसएससी की तैयारी कर रहा हो, इन सारे परीक्षाओं में सामान्य अध्ययन का भी एक प्रश्न पत्र बनता है, और हर परीक्षा में इतिहास से संबंधित भी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ये वीडियो जो है, ये प्रश्न जो है, उन परीक्षाओं के लोगों के लिए भी मददगार साबित होंगे, क्योंकि टीजीटी पीजीटी के दृष्टि तो हम लोग तैयारी कर ही रहे हैं, लेकिन ये प्रश्न अन्य परीक्षाओं में भी पूछे जा सकते हैं, पूछे गए हैं। तो कोई ना कोई आप तैयारी कर रहे हैं, तो आपके सगे संबंधी, नातेदार, रिश्तेदार, मित्र, भाई, बंधु, कोई ना कोई तो इन परीक्षाओं से जुड़ा होगा। तो अगर आपके थोड़े से प्रयास से, अगर आपके किसी सगे संबंधी का कल्याण हो जाए, अगर 2-4 प्रश्न उनको जो है आईएएस में फंस जाए, पीसीएस में फंस जाए, तो क्या नुकसान हो सकता है। इसलिए मेरे भाई, मेरे मित्र, इस वीडियो को आप लोग अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने की कृपा करें। आप लोग अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करें कि आज इस देश में लोग दिग्भ्रमित सा हो चुके हैं। गला सही उटांग पटांग जो भर दिया जा रहा है, इनसे बचा जा सके और कम समय में अच्छे तैयारी किया जा सके, इस उद्देश्य को दृष्टि में रख करके मैं इन प्रश्नों को आप तक पहुंचा रहा हूं। तो आप थोड़ी सी मदद करें, शेयर करें, लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें कि अन्य इसी तरह की जो भी वीडियोज है आप तक पहुंचती रहेंगी। क्योंकि भविष्य में मैं सीटेट पर संबंधित पेडागोजी विशेष करके उस पर जो है आपको वीडियो उपलब्ध कराऊंगा। तमाम आपके कोई ना कोई सीटेट टेट से लगे होंगे तो उनसे संबंधित वीडियो भी मैं डालूंगा। तो इस वीडियो को थोड़ा सा शेयर आप करते रहें, लाइक भी करते रहें, सब्सक्राइब भी करते रहें। लाइक बहुत कम आप लोग करते हैं, वीडियो देखते हैं 100 लोग, 200 लोग, और लाइक होता है 15 लोग, 20 लोग। मेरे भाई, देखने से, बटन दबाने में क्या नुकसान है। जब आप देख रहे हैं, आपका अगर हो सकता है कि इस हमारे प्रयास से लाभ हो जाए, तो आप एक बटन दबा देंगे तो कोई नुकसान थोड़ा हो जाएगा। बस केवल टिपना तो है, मेहनत भी नहीं लगता है। देख रहे ही हैं तो दबा दिया करिए थोड़ा सा, और पूरी वीडियो देखा करिए। क्योंकि जब तक आप पूरी वीडियो नहीं देखेंगे, हो सकता है कि आप 10 प्रश्न देखें और 20वां प्रश्न ऐसा हो जो वही आपकी परीक्षा में आ जाए। हो सकता है 25वां ऐसा प्रश्न हो जो वही आपकी परीक्षा में आ जाए। तो बेटा, कभी भी किसी भी कार्य से जल्दीबाजी नहीं करना चाहिए। आप धैर्य से इन प्रश्नों को देखें। ये क्या है, आप खाना बना रहे हैं, उस समय भी रख दिए, अपना देख रहे हैं, सुन रहे हैं। तो आप पूरी वीडियो को जब तक नहीं देखेंगे, हो सकता है कौन आपके भाग्य को बदलने वाला प्रश्न हो। तो इसको दृष्टि में रखिए, पूरा वीडियो देखेंगे तभी लाभ मिल सकता है। तो आज का प्रश्न संख्या 16 है, भागवत संप्रदाय का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है। ये बहुत ही सुंदर प्रश्न है और परीक्षा के दृष्टिकोण से
तो ये कई बार पूछा गया, आईएएस में पूछा गया, पीसीएस में पूछा गया, माध्यमिक चयन बोर्ड की प्रवक्ता में पूछा गया। और हो सकता है कि इस बार आपकी बारी हो कि भागवत संप्रदाय का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है श्रीमद् भागवत गीता में, महाभारत में, अष्टाध्यायी में, गीत गोविंद में। ध्यान से सुनना बेटा प्रश्न का। एक प्रश्न बनता है कि भगवान कृष्ण के अवतारों का सर्वप्रथम उल्लेख किस में हुआ है। एक प्रश्न बनता है कि भगवान विष्णु के अवतारों का क्रमबद्ध उल्लेख किस ग्रंथ में पहली बार हुआ है। और एक प्रश्न बन रहा है कि भागवत संप्रदाय, संप्रदाय का मतलब कि व्यक्ति और उससे संबंधित लोग, ये संप्रदाय होता है। तो इस भागवत संप्रदाय का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है। ऑप्शन ए में श्रीमद् भागवत गीता दिया गया है, ऑप्शन बी में महाभारत दिया गया है, ऑप्शन सी में अष्टाध्यायी दिया गया है और ऑप्शन डी में गीत गोविंद दिया गया है। प्रिय छात्रों, इस प्रश्न का सही उत्तर जो है अष्टाध्यायी है। श्रीमद् भागवत गीता में अवतार बाद का जो है वह वर्णन मिलता है। अवतार और अवतार बाद में अंतर होता है। अवतार बाद का मतलब कि जिस अवतार के साथ कोई विचारधारा जुड़ जाती है। भागवत गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं कि जब जब हो धर्म की हानि, यानी जब जब धर्म की हानि होती है तब तब मैं इस धराधाम पर प्रकट होता हूँ। ये अवतार बाद है। भगवान के विभिन्न मत्स्य अवतार, कच्छप अवतार, वामन अवतार, परशुराम अवतार, ये अवतारों का क्रम है। तो श्रीमद् भागवत गीता में अवतार बाद का प्रथम उल्लेख मिलता है। गीत गोविंद में भगवान विष्णु के जो 10 अवतार हैं, इन अवतारों का क्रमबद्ध वर्णन दिया गया कि पहला कौन अवतार हुआ, दूसरा अवतार कौन हुआ, तीसरा अवतार कौन हुआ, चौथा अवतार कौन हुआ। ये क्रम की सूची दी गई है श्रीमद् गीत गोविंद में। ये जयदेव की रचना है, आप जान ही रहे हैं। आइए आज का प्रश्न संख्या 17 हम देखते हैं। प्रश्न संख्या 17 कह रहा है कि कनिष्क बौद्ध धर्म के किस संप्रदाय के प्रभाव में था। कनिष्क बौद्ध धर्म के किस संप्रदाय के प्रभाव में था। ऑप्शन ए वैभाषिक, ऑप्शन बी सर्वास्तिवादी, ऑप्शन सी शवतांत्रिक, ऑप्शन डी शून्यवाद। प्रिय छात्रों, कनिष्क जो है बौद्ध धर्म के सर्वास्तिवादी संप्रदाय के प्रभाव में था। एक प्रश्न यहाँ से और बनता है कि वेनसांग बौद्ध धर्म के किस संप्रदाय के प्रभाव में था। उसका उत्तर भी सर्वास्तिवादी होता है। एक प्रश्न और यहाँ पर बनता है कि वेनसांग अपने साथ जिस त्रिपिटक को ले गया था उसकी भाषा क्या थी। तो वेनसांग अपने साथ जिस त्रिपिटक को ले गया था उसकी भाषा संस्कृत थी। तो ये 3 प्रश्न यहाँ पर आपको मिला कि कनिष्क किस संप्रदाय से प्रभाव में था, वेनसांग किस संप्रदाय के प्रभाव में था और वेनसांग द्वारा जो त्रिपिटक ले गया था उसकी भाषा क्या थी। प्रिय छात्रों, आइए प्रश्न संख्या हम 18 पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 18 कह रहा है कि अणुवाद के प्रवर्तक थे। ये अणुवाद का प्रवर्तक पूछा गया है। ऑप्शन ए नागार्जुन, ऑप्शन बी धर्मकीर्त, ऑप्शन सी कणाद, ऑप्शन डी पाक्षिल स्वामी। तो ये आपके सामने ऑप्शनल है। प्रिय छात्रों, अणुवाद के प्रवर्तक कणाद को बताया गया है। कणाद जो है अणुवाद के प्रवर्तक थे। नागार्जुन बौद्ध विद्वान हैं, ये शून्यवाद संप्रदाय के प्रवर्तक थे जिसको माध्यकारिका भी कहा गया है। और नागार्जुन को भारत का आइंस्टीन कहा जाता है। बड़ा सुंदर प्रश्न है। धर्मकीर्ति भी बौद्ध विद्वान है, इनको बौद्ध धर्म का दार्शनिक कहा गया है और इनको भारत का कांट कहा जाता है। इन्होंने हेतु न्याय नामक ग्रंथ की रचना की थी। प्रिय छात्रों, आज का प्रश्न संख्या 19 देखते हैं। सिकंदर और चंद्रगुप्त मौर्य के मुलाकात का उल्लेख किसने किया है। ऑप्शन ए प्लूटार्क, ऑप्शन बी प्लिनी, ऑप्शन सी जस्टिन, ऑप्शन डी एरियन। प्रिय छात्रों, इस प्रश्न का सही उत्तर है जस्टिन ने जो है ये सिकंदर और चंद्रगुप्त मौर्य के मुलाकात का उल्लेख किया था। प्लूटार्क के बड़ा सुंदर इसका स्टेटमेंट है कि चंद्रगुप्त 6000 सैनिकों के साथ संपूर्ण भारत को रौंद डाला। ये बड़ा सुंदर प्रश्न है, ये भी प्रश्न पूछा जाता है।
जस्टिन का एक महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा जाता है कि सिकंदर की मृत्यु के बाद भारतीयों ने अपनी गर्दन से दास्ता का जुआ उतार फेंका था। इस स्वतंत्रता का जनक सेंड्रो कोटस था। तो ये दो स्टेटमेंट बार बार आपकी परीक्षाओं में आए हुए हैं। इन स्टेटमेंट को ध्यान में रखिए कि 6000 सेना से भारत को रौंदने का उल्लेख प्लूटार्क साहब करते हैं। और स्वतंत्रता चंद्रगुप्त मौर्य सेंड्रो कोटस स्वतंत्रता का जनक था। यह कथन जो है जस्टिन साहब का है। प्रिय छात्रों, आज का प्रश्न संख्या 20 देखते हैं। महाबलीपुरम स्थित सप्त पैगोडा का निर्माण करवाया था। ऑप्शन ए महेंद्र प्रथम, ऑप्शन बी नरसिंह वर्मन प्रथम, ऑप्शन सी परमेश्वर वर्मन प्रथम और ऑप्शन डी नंदी वर्मन। प्रिय छात्रों, इसका सही उत्तर जो है वह बी है, यानी नरसिंह वर्मन प्रथम ने जो महाबलीपुरम सप्त पैगोडा यानी 7 रथ मंदिर थे, जिनको रथ मंदिर भी कहा गया है, इनका निर्माण करवाया था। यहाँ जो रथ मंदिर हैं ये धर्मराज रथ मंदिर है, द्रौपदी रथ मंदिर है, अर्जुन रथ मंदिर है, ये भीम रथ मंदिर है, नकुल सहदेव रथ मंदिर है, फिर ये गणेश रथ मंदिर है और पिंडारी रथ मंदिर है। ये 7 रथ मंदिरों का निर्माण नरसिंह वर्मन प्रथम द्वारा कराया गया। इन्हीं को रथ मंदिर या इन्हीं को सप्त पैगोडा कहा जाता है। प्रिय छात्रों, इनमें सबसे बड़ा रथ मंदिर धर्मराज रथ मंदिर है और सबसे छोटा रथ मंदिर द्रौपदी रथ मंदिर है। यहीं पर जो है गंगा अवतरण का दृश्य अंकित है। ये अर्जुन रथ जो है, अर्जुन रथ पर गंगा अवतरण का दृश्य अंकित है। ये बड़ा सुंदर प्रश्न पूछा गया है, पूछ सकता है। तो गंगा अवतरण का दृश्य महाबलीपुरम, जिसका प्राचीन नाम मामल्लपुरम था, पर जो है अंकित है। प्रिय छात्रों, आज का प्रश्न संख्या 21 देखें। प्रश्न संख्या 21 कह रहा है कि मनुची शाह आलम के साथ औरंगजेब के किन अभियानों में भाग लिया था। ये मनुची जो इटली का यात्री था, भारत आया था, ये पेशा से चिकित्सक था। शाह आलम के साथ औरंगजेब के किन अभियानों में भाग लिया था। ऑप्शन ए असम एवं चटगांव, ऑप्शन बी सिंध एवं पंजाब, ऑप्शन सी राजपुताना एवं दक्षिण और ऑप्शन डी काबुल एवं कंधार। प्रिय छात्रों, प्रश्न संख्या 21 का उत्तर सी है। ये राजपुताना और दक्षिण की जो है अभियानों में शाह आलम के साथ भाग लिया था। प्रश्न संख्या आज का 22 कह रहा है फुतुहाते आलमगीरी के लेखक हैं। ऑप्शन ए भीमसेन, ऑप्शन बी ईश्वर दास नागर, ऑप्शन सी सुरजन राय भंडारी, थोड़ा सा मिसप्रिंट टाइप हो गया है, सुरजन राय भंडारी और ऑप्शन डी खाफी खा। प्रिय छात्रों, इस प्रश्न का सही उत्तर जो है वह बी है, ईश्वर दास की ये रचना है। आज का प्रश्न संख्या 23, आईने अकबरी के किस खंड में विदेशी यात्रियों का उल्लेख हुआ। ये बड़ा सुंदर प्रश्न, कठिन थोड़ा सा प्रश्न है, लेकिन परीक्षा में आएगा तो बहुत कम लोगों का सही होगा। जिन जिन को ये वीडियो प्राप्त होगा उन्हीं का ये प्रश्न सही हो सकता है। प्रश्न है कि आईन अकबरी के किस खंड में विदेशी यात्रियों का उल्लेख हुआ है। ऑप्शन ए चौथे में, ऑप्शन बी 5वें में, ऑप्शन सी 7वें में, ऑप्शन डी 3रे में। प्रिय छात्रों, इसका सही उत्तर है ए। आईने अकबरी कुल 5 खंडों में है, तो चौथे खंड में जो है विदेशी यात्रियों का वर्णन किया गया है। आज का प्रश्न संख्या 24, चोल काल में अधिकारियों को दिए जाने वाले भू अनुदान को कहते थे जीवित, अग्रहार, जागीर, मिल्कियत। तो इसका सही उत्तर है जीवित। चोल काल में जो है ये अधिकारियों को जो भूमि दान अनुदान दी जाती थी उसको जीवित कहा जाता था। प्रिय छात्रों, आज का प्रश्न संख्या 25, सल्तनत काल में पत्राचार विभाग, इसी को शाही सचिवालय भी कहा गया, तो पत्राचार विभाग या शाही सचिवालय के अधिकारी को कहते थे, क्या कहते थे? दबीर, याकूत, फौजदार, पलेगार। इसका सही उत्तर है दबीर। प्रिय छात्रों, आज का प्रश्न संख्या 26, लगान के बदले नकदी असूल
के आज्ञा पत्र को कहते थे। ये फिरोज शाह तुगलक द्वारा ये कार्य किया गया था कि लगान के बदले उन्होंने नकदी जो है प्राप्त करने का आज्ञा पत्र प्रदान किया था। इसको क्या कहते थे? इजारा, इदरार, इतलाकनामा, इनाम। इसका सही उत्तर है इतलाकनामा। प्रिय छात्रों, प्रश्न संख्या 27 है आज का। प्रश्न संख्या 27 कह रहा है कि विजयनगर कालीन किस मंदिर में सबसे पहले कल्याण मंडप का निर्माण हुआ था? ऑप्शन ए एकाग्रनाथ मंदिर, ऑप्शन बी विट्ठल स्वामी मंदिर, ऑप्शन सी विरूपाक्ष मंदिर, ऑप्शन डी हर मंदिर। प्रिय छात्रों, इस प्रश्न का सही उत्तर जो है वो डी है, हर मंदिर में ही सबसे पहले कल्याण मंडप का निर्माण हुआ था। प्रिय छात्रों, कल्याण मंडप जो होता था ये मंदिर के बगल में एक मंडप बनाया जाता था जिसमें देवताओं के विवाह समारोह का आयोजन होता था। इसी मंदिर के बगल दूसरी तरफ एक छोटा सा मंदिर बनता था जिसे अम्मान मंदिर कहा जाता था और इसमें देवताओं की पत्नी की मूर्तियां को स्थापित किया जाता था। प्रिय छात्रों, कल्याण मंडप और अम्मान मंदिर ये विजयनगर कालीन मंदिरों की विशेषता है। एक दिन हम 10 मिनट का आपको मंदिर पर जो है लेक्चर देंगे कि नागर शैली के कौन कौन से मंदिर हैं, बेसर शैली के कौन कौन से मंदिर हैं और द्राविड़ शैली के कौन कौन से मंदिर हैं। इस पर हम 10 मिनट का आपको जो है एक दिन लेक्चर देंगे कि कौन कौन से कहाँ पर स्थित है। अगले वीडियो में, कल के वीडियो में मंदिर पर मैं आपको एक सारगर्भित जो है छोटा सा 10 मिनट का जो है महत्वपूर्ण लेक्चर जो है प्रदान करेंगे। अगला पॉइंट, अगला प्रश्न है, भारत में कादरी सिलसिला को संगठित करने का श्रेय किसे दिया जाता है? ऑप्शन ए शाह नेमतुल्लाह, ऑप्शन बी शेख वजीहुद्दीन, ऑप्शन सी हजरत मोगीसुद्दीन, ऑप्शन डी नूर आलम। प्रिय छात्रों, प्रश्न संख्या 28 का सही उत्तर है शाह नेमतुल्लाह को जो है वह भारत में कादरी सिलसिला को संगठित करने का श्रेय दिया गया है। प्रश्न संख्या 29, लहरी बंदर बंदरगाह स्थित है। लहरी बंदर बंदरगाह कहाँ पर स्थित है? ये प्रश्न संख्या आज का 29 है। ऑप्शन गुजरात में, ऑप्शन बी सिंध में, ऑप्शन सी बंगाल में, ऑप्शन डी उड़ीसा में। प्रश्न संख्या 29 का सही उत्तर बी है। ये लहरी बंदर बंदरगाह जो है सिंध प्रांत में स्थित है। प्रिय छात्रों, आज का प्रश्न संख्या 23 है। 30 क्या कह रहा है? 30 कह रहा है कि भारत में तुर्क शासकों के आगमन को किस विद्वान ने एक नगरीय क्रांति कहा है? तुर्कों के आगमन को किस विद्वान ने नगरीय क्रांति कहा है? ऑप्शन ए रामशरण शर्मा, ऑप्शन बी आशीर्वादी लाल श्रीवास्तव, ऑप्शन सी प्रोफेसर हबीब, ऑप्शन डी डॉक्टर हबीबुल्ला। प्रिय छात्रों, इस प्रश्न का सही उत्तर है सी, प्रोफेसर हबीब ने जो है ये तुर्कों के आगमन को जो है वह एक नगरीय क्रांति कहा था। तो प्रिय छात्रों, आज के ये महत्वपूर्ण प्रश्नों की सूची आप तक मैंने पहुंचाया। मैं आशा करता हूं कि ये प्रश्न आपको लक्ष्य की प्राप्ति में सहायक होंगे। ये वीडियो में जो और प्रश्नों पर मैंने चर्चा किया आपका ये सहयोग करेंगे। इसी के साथ मैं अपने आज के इस महत्वपूर्ण प्रश्नों की सूची को समाप्त करता हूं। प्रिय छात्रों, आपसे पुनः एक बार आग्रह करता हूं कि यदि आप इस चैनल को, इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो मेरे चैनल राधा रमन क्लासेज को अवश्य सब्सक्राइब कर लें ताकि इसी तरह के महत्वपूर्ण चीज़ें आप तक पहुंचती रहें। अगर आप शेयर कर देते हैं तो अपने किसी न किसी सगे संबंधी को जो है इसका लाभ पहुंचाते हैं और लाइक कर देते हैं तो एक बार हमारे प्रयास पर जो है आप मुहर लगाते हैं कि हाँ सर, आपका जो है प्रयास अच्छा लगा, इसलिए मैं आपको लाइक कर रहा हूँ। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद। शुभ रात्रि, शुभ कामना।
आप पढ़ें, मेहनत करें और आगे बढ़ें, अपने लक्ष्य को प्राप्त करें।